साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग निबंध की कक्षाएं देख रहे हैं, लगातार निबंध की क्लासेस चल रही हैं और हमारी 8 कक्षाएं हो चुकी हैं, ये 9वीं कक्षा है। और अगर आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और हमने जो है निबंध में क्या देखा था, निबंध में हम लोग देख रहे हैं इंट्रो कैसे लिखते हैं, भूमिका कैसे लिखते हैं। मैंने बताया था कि भूमिका के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि किस तरह भूमिका लिखना है। ठीक है। और मैंने बताया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे हमने देखा था क्वोटेशन, यानी कोई कविता या कोई कथन लिख सकते हैं। साथ साथ हमने देखा था कोई प्रसंग या कोई घटना, प्रसिद्ध तथ्य लिख सकते हैं। साथ साथ जो है हम कैसे लिख सकते हैं, रिपोर्ट कोई लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, कोई फैक्ट्स लिख सकते हैं। साथ साथ अपने निजी जीवन की कोई घटनाएं लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं, और प्रश्नों में विभाजन करके जो है हम जो है भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। तो उसी में हमने 2 चीज़ें देखी थी, क्वोटेशन यानी कविता या कथन से कैसे शुरुआत करेंगे। साथ साथ हमने देखा था कि कोई प्रसिद्ध घटना हो या प्रसिद्ध तथ्य हो, उससे कैसे शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने देख ली थी, भूमिका कैसे लिखेंगे 2 तरीके से। आज तीसरा तरीका हम अपनाएंगे कि भूमिका कैसे लिखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सभी को ये वीडियो मिल जाए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, आज काफ़ी लिखना है, लिखवाएंगे आज जो है। लेक्चर को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बेहतर यह है कि आप लिखते भी चाहिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अब आगे जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें लगभग सभी क्लासेस में लिखवाया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लिखना है। ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। ठीक है। तो आज हम जो है कैसे लिखेंगे कि किसी जो है रिपोर्ट पे, किसी इंडेक्स पे या किसी फैक्ट पे जो है किस प्रकार हम जो है निबंध लिख सकते हैं, भूमिका में किस प्रकार भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। आज जो है पिछली कक्षा में हमने, ये 7वीं कक्षा की मैं बात कर रहा था कि 7वें में हमने क्या क्या देखा था। 8वें में हमने 2 निबंध देखे थे, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास होता है, और साथ साथ एक निबंध और देख रहा था, आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण एक नहीं है। ये 2 निबंध हमने देखे थे, इसमें किस प्रकार हम जो है फॉर्मेटिंग करेंगे वैसे देखा था। ठीक है। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज लिखवाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि रिपोर्ट, इंडेक्स और फैक्ट पे कैसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो है निबंध चल रहा था, कौन सा निबंध हम लोगों का चल रहा था, सभ्यता यानी आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण एक नहीं है। उसके आगे का हम लोग लिखेंगे कि किस प्रकार जो है हम रिपोर्ट या इंडेक्स या फैक्ट के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट में हम आत्महत्याओं की मात्रा को शामिल कर सकते हैं कि कितनी आत्महत्याएं होती हैं। ठीक है। बलात्कार को शामिल कर सकते हैं, मनोरोग को शामिल कर सकते हैं, स्कूली हत्याओं को शामिल कर सकते हैं। ये फैक्ट के तौर पे भी शामिल कर सकते हैं, इंडेक्स के तौर पे और रिपोर्ट के तौर पे भी शामिल कर सकते हैं। हम निबंध में भूमिका में शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है। तो आगे चलिए, लिखना शुरू करिए। लिखिए पैराग्राफ जो है, ऐसे हम जैसे बताए थे कि जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो निबंध की शुरुआत कुछ ऐसे होता है हमारा पेज, और निबंध की शुरुआत हम हमेशा जो है लगभग आधी लाइन छोड़ के वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। आधी लाइन छोड़ के पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करिए। लिखिए, अमेरिकी सभ्यता निर्विवाद रूप से, अमेरिकी सभ्यता निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता है, समृद्ध सभ्यता है। उनके पास सबसे अधिक, फुल स्टॉप लगा के लिखना है, उनके पास सबसे अधिक संपदा है, कॉमा, सबसे खतरनाक हथियार हैं,
कॉमा इंटरनेट की दुनिया पर कब्जा करने वाली कंपनियां हैं, कॉमा जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, कॉमा किंतु आश्चर्य तब होता है जब हम देखते हैं कि शेष विकसित देशों की तुलना में अमेरिका में सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं, कामा मनोरोगियों के मामले में भी वह देश पहले स्थान पर है, कॉमा स्कूल के बच्चों की हत्याओं के मामले में भी वह देश पहले स्थान पर है, कॉमा स्कूल के बच्चों की हत्याओं के मामले में वह सबसे कठिन स्थिति में है। स्कूल के बच्चों की हत्याओं के मामले में वह सबसे कठिन स्थिति में है, कॉमा और बलात्कार जैसे अपराधों के मामले में भी उसका रिकॉर्ड चिंताजनक है। ठीक, फुल स्टॉप लगाइए, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, आगे लिखिए। सभ्यता की प्रगति और संस्कृति का ह्रास जब एक साथ घटित होते हैं तो ऐसी स्थिति सामने आती है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखिए, हम प्रश्न कौन सा लिए थे, 2003 में पूछा गया था, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास होता है। ठीक है, उसी पे लिखवाया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके विपरीत कॉमा अफ्रीका में रहने वाली कई जनजातियां ऐसी हैं अफ्रीका में रहने वाली कई जनजातियां ऐसी हैं जो विकसित देशों के पैमाने पर हमें असभ्य को इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, दिख सकती है, किंतु यदि उनके सांस्कृतिक पक्ष पर गौर करें तो शायद बड़े प्रगतिशील देशों
बड़े बड़े प्रगतिशील देशों को भी मुंह छिपाना पड़ेगा। बड़े बड़े प्रगतिशील देशों को भी मुंह छिपाना पड़ेगा। फुल स्टॉप। एक प्रसिद्ध घटना है कि जब पश्चिमी सभ्यता के प्रतिनिधियों ने एक अफ्रीकी जनजाति के बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की तो वहाँ अजीब सा दृश्य उपस्थित हुआ। कॉमा लगाइए, आगे लिखिए। जो बच्चे दौड़ प्रतियोगिता में आगे थे, कॉमा, जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथी पीछे छूट गए हैं, कॉमा, वे वहीं रुक गए और इंतजार करने लगे। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। अंत में सब बच्चों ने हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ विजय रेखा पार की। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। पश्चिम का दिमाग यह समझने में असमर्थ था। पश्चिम का दिमाग यह समझने में असमर्थ था कि जो जीत सकता था वह जीता क्यों नहीं। क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्वेश्चन मार्क। उन बच्चों का, आगे लिखिए, उन बच्चों का दिमाग यह नहीं समझ पा रहा था कि यदि जीतने का अर्थ अपने ही साथियों को हराना है तो ऐसी जीत की उपयोगिता क्या है। क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसी जीत की उपयोगिता क्या है, क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, ये दो उदाहरण इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि भौतिक सभ्यता की प्रगति का हमारे मानसिक और सांस्कृतिक विस्तार के
मानसिक और सांस्कृतिक विस्तार के साथ साथ कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। फुल स्टॉप। लिख लिए? अब लिख लिए? अब हेडिंग डालिए कीवर्ड्स। हमने 3 देख लिए। तीसरा हमने क्या देखा? कोई रिपोर्ट, कोई इंडेक्स या फैक्ट देखा। ठीक है, उस पे आधारित हमने भूमिका लिखी। अब हम कीवर्ड्स पे जो है कैसे भूमिका लिखेंगे उस पे लिखना है। ठीक है, तो कीवर्ड्स चौथा नंबर हेडिंग डाल लीजिए। लिखना शुरू करिए। लिखिए। सभ्यता की प्रगति से संस्कृति का ह्रास होता है, संस्कृति का ह्रास होता है या नहीं, या नहीं, या नहीं, कॉमा कॉमा, और यदि होता है तो, और यदि होता है तो क्यों, कॉमा कितना, कॉमा और कैसे, और कैसे। डैश लगाइए। आगे लिखिए। इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए आधारभूत अनिवार्यतः यह है कि हमें सभ्यता और संस्कृति के मध्य विभाजक रेखाएं पता हों, संस्कृति के मध्य विभाजक रेखाएं पता हों, कामा उनके अर्थ हमारी चेतना में स्पष्ट और सुभिन्न हों। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। वस्तुतः सभ्यता का संदर्भ मनुष्य की संचित भौतिक उपलब्धियों व निर्मितियों से है, कॉमा जबकि संस्कृति का संबंध मनुष्य की तमाम वैचारिक और संवेदनात्मक उपलब्धियों से है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। प्रसिद्ध समाजशास्त्री विलियम ऑगबर्न ने कहा है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री विलियम ऑगबर्न ने कहा है कि मनुष्य ने अपनी संपूर्ण इतिहास यात्रा में जो कुछ भी बनाया है उसके सभी भौतिक पक्षों का समुच्चय सभ्यता है।
फुल स्टॉप। जबकि सभी अभौतिक पक्षों का समुच्चय, जबकि सभी अभौतिक पक्षों का समुच्चय संस्कृति है, संस्कृति है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। सरल शब्दों में तो, सरल शब्दों में तो सभी मशीनें, सभी मशीनें, कामा भवन, कामा सड़कें, कामा सड़कें, कामा बंदरगाह, कामा बंदरगाह, कामा मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कामा कंप्यूटर, कंप्यूटर, कामा फर्नीचर, कामा फर्नीचर इत्यादि सभ्यता के, इत्यादि सभ्यता के हिस्से हैं, हिस्से हैं। जबकि, जबकि हमारी भाषा, हमारी भाषा, कामा वेशभूषा, वेशभूषा की शैली, की शैली, कामा खान पान की शैली, कामा खान पान की शैली, कामा विचारधाराएं, विचारधाराएं, कामा दर्शन, कामा दर्शन, कामा त्योहार, कामा त्योहार, कामा परंपराएं, कामा परंपराएं और प्रथाएं, प्रथाएं हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। विचारणीय प्रश्न यह है कि, विचारणीय प्रश्न यह है कि, प्रश्न यह है कि इन भौतिक पक्षों, इन भौतिक पक्षों की प्रगति से यह तय हो जाता है, प्रगति से यह तय हो जाता है कि हमारा सांस्कृतिक पक्ष, हमारा सांस्कृतिक पक्ष पतन की ओर, पतन की ओर बढ़ेगा ही, पतन की ओर बढ़ेगा ही। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक, लिख लीजिए। चलिए अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है हमारी प्रश्नों पर आधारित भूमिका, प्रश्नों पर आधारित भूमिका, प्रश्नों पर आधारित भूमिका। चलिए लिखना शुरू करिए। लिखिए। सभ्यता और संस्कृति के, सभ्यता और संस्कृति के जटिल संबंधों, जटिल संबंधों की पड़ताल करना, की पड़ताल करना हमेशा से, हमेशा से समाज शास्त्रियों के लिए, समाज शास्त्रियों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न रहा है, एक चुनौती भरा प्रश्न रहा है। सभ्यता और संस्कृति के जटिल संबंधों की पड़ताल करना हमेशा से समाजशास्त्रियों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न रहा है। फुल स्टॉप लगाइए। आगे लिखिए। उपर्युक्त विषय भी, उपर्युक्त विषय भी ऐसी ही सूक्ष्म विवेचना की, ऐसी ही सूक्ष्म विवेचना की अपेक्षा रखता है। उपर्युक्त विषय भी ऐसी ही सूक्ष्म विवेचना की अपेक्षा रखता है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। सभ्यता की प्रगति, सभ्यता की प्रगति संस्कृति को, संस्कृति को, सभ्यता की प्रगति संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित करती है, प्रभावित
करती है, कॉमा, इस संबंध को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ प्रश्नों से जूझना होगा। फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए। पहला प्रश्न तो यही है कि सभ्यता क्या है और यह किन अर्थों में संस्कृति से भिन्न है। क्वेश्चन मार्क लगाइए। यह किन अर्थों में संस्कृति से भिन्न है, क्वेश्चन मार्क, आगे लिखिए। दूसरा प्रश्न यह है कि सभ्यता और संस्कृति की प्रगति किन कारकों पर निर्भर होती है। निर्भर होती है। वे परस्पर संबद्ध है या एक दूसरे से मुक्त। क्वेश्चन मार्क लगाइए, आगे लिखिए। और फिर अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सभ्यता की प्रगति अनिवार्यतः संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है, कॉमा, या यह भी संभव है कि सभ्यता और संस्कृति एक साथ प्रगति की राह पर आगे बढ़ें। क्वेश्चन मार्क। एक प्रश्न को सुलझाते हुए हम अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। लिख लिया आपने? चलिए अगली हेडिंग डालिए। निजी अनुभव पर आधारित भूमिका। यानी पर्सनल इंसिडेंट कोई हुआ हो या कोई आपकी मेमोरी रही हो, कोई यादगार चीज़ रही हो, या कोई आपके साथ कुछ घटनाएं घटित हो गई हो, उस पे आधारित कैसे हम लोग भूमिका लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लिए, निजी अनुभव पर आधारित भूमिका। ठीक, अब इसमें देखेंगे
इसमें देखेंगे कि निजी अनुभव कौन से हो सकते हैं। ठीक है, निजी अनुभव पर आधारित कैसी भूमिका हम लिख सकते हैं। जैसे अमीरों और साक्षर अगर हैं तो उस पर कैसे भूमिका लिखेंगे। गरीब और निरक्षर हैं उस अगर, तो उनका क्या पुरानी ऐसी कोई जो है अनुभव रहा हो, उस पर कैसे हम जो है भूमिकाएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिए, चलिए लिखना शुरू करिए। लिखना शुरू करिए, लिखिए। वर्तमान में मैं देश की राजधानी में रहता हूँ फुल स्टॉप। किंतु सिर्फ 3 साल पहले एक पिछड़े राज्य के गरीब गांव में रहा हूँ। किंतु 3 साल पहले तक एक पिछड़े राज्य के गरीब गांव में रहा हूँ फुल स्टॉप। उस गांव में बिजली नहीं थी। कॉमा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नाम मात्र की ही थी फुल स्टॉप। आगे लिखिए। किसी भी आपात स्थिति में यह संभव नहीं होता था कि हम तुरंत मरीज को अस्पताल पहुंचा सके। पूर्ण विराम। सड़क टूटी फूटी थी और परिवहन के साधन भी अपर्याप्त थे। पूर्ण विराम। सड़क टूटी फूटी थी और परिवहन के साधन भी अपर्याप्त थे। लिखें पूर्ण विराम। आगे लिखें। बाढ़ और सूखे से निपटना हमारे गांव की शाश्वत चिंताएं थी। पूर्ण विराम लगाइए। मैंने तय किया कि मुझे अपने जीवन को बुलंदियों पर ले जाना है
ले जाना है और अवसरों की खोज करते करते देश की राजधानी में आ पहुंचा। पूर्ण विराम लगाइए। आगे लिखिए, इस महानगर में लगभग सब कुछ है। डैश लगाइए, डैश लगा के लिखिए, 24 घंटे बिजली है। 24 घंटे बिजली है, कामा पानी है। 24 घंटे बिजली है, कामा पानी है, कामा हर किलोमीटर के भीतर अच्छे डॉक्टर हैं, कामा अच्छे स्कूल कॉलेज हैं, कॉमा परिवहन की शानदार सुविधाएं हैं। परिवहन की शानदार सुविधाएं हैं, कॉमा रात भर जगमगाते रेस्टोरेंट और नाइट लाइफ है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखना है, अंग्रेजी में मत लिख लीजिएगा नाइट लाइफ, ऐसे जैसे लिखा हुआ है नाइट लाइफ, देखिए। ठीक, पूर्ण विराम लगाइए। आगे लिखिए, किंतु इस सब के बावजूद एक चीज जो खटकती है, कॉमा वह यह है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कॉमा संवेदनाओं की रेगिस्तान जैसी स्थिति है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, अगर सड़क पर किसी की दुर्घटना हो जाए तो पड़ोस से सैकड़ों वाहन गुजर जाते हैं, पर कोई रुकता
नहीं, रुकता नहीं। फुल स्टॉप लगाइए। आगे लिखिए, कोई डूब रहा हो, कोई डूब रहा हो, कोई डूब रहा हो, तो लोग वीडियो बनाते हैं, तो लोग वीडियो बनाते हैं, पर उसे बचाते नहीं। लोग वीडियो बनाते हैं, पर उसे बचाते नहीं, पर उसे बचाते नहीं। फुल स्टॉप लगाइए। आगे लिखिए, कोई अकेलेपन से, कोई अकेलेपन से, कोई अकेलेपन से घुटकर, घुटकर, घुटकर अवसाद का, अवसाद का, अवसाद का शिकार हो जाए तो, शिकार हो जाए तो, हो जाए तो भी कोई उसे, कोई घुटकर, कोई अकेलेपन से घुटकर अवसाद का शिकार हो जाए तो भी कोई उसे, कोई उसे अपना, अपना 1 घंटा देने को तैयार नहीं, अपना 1 घंटा देने को तैयार नहीं, 1 घंटा देने को तैयार नहीं। फुल स्टॉप लगाइए। आगे लिखिए, यह सब देखकर, यह सब देखकर, सब देखकर सचमुच, सचमुच एक सवाल, एक सवाल जहन में, यह सब देखकर सचमुच एक सवाल जहन में, जहन में तैर जाता है, तैर जाता है। डैश लगाइए। डैश लगा के लिखिए, क्या यह, क्या यह सारी सभ्यता, सारी सभ्यता हमारी, हमारी संवेदनाओं को, संवेदनाओं को जरा भी, जरा भी विस्तृत, विस्तृत कर सकी है, कर सकी है, कामा, और फिर, और फिर एक प्रसिद्ध शायर का, और फिर एक प्रसिद्ध शायर का, प्रसिद्ध शायर का यह शेर, यह शेर दिमाग में, यह शेर दिमाग में कौंधता है, दिमाग में कौंधता है। प्रसिद्ध शायर का यह शेर दिमाग में कौंधता है। डैश लगाइए। डैश लगा के, जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई जो है कोट लिखेंगे या शायरी लिखेंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कामा 66 से शुरू और 99 पे बंद, और ये बीचों बीच पेज के होगा। ठीक है, नए पेज जैसे इतना बड़ा होता है, ठीक है, ये मान लो हमारा पेज है, तो हम बीचों बीच लिखेंगे। ठीक है, इधर भी छोड़ के रखेंगे, इधर भी छोड़ के। 66 मतलब डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू और डबल इन्वर्टेड कामा पे बंद। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। नीचे से डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, हर तरफ, हर तरफ, तरफ, हर जगह, हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, कामा
नीचे की लाइन से, नीचे की लाइन से, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, तन्हाइयों का शिकार आदमी, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने लिखा कि किस प्रकार हम जो है अपने निजी जीवन के अनुभव पर आधारित जो है हम लिख सकते हैं कोई भूमिका। ठीक है, भूमिका कोई बड़ी नहीं है, भूमिका ये मुश्किल से 100 शब्दों में होगी, 100 से 150 शब्दों में, और इतनी ही भूमिका हमको लिखनी होती है। 100 से 150 शब्दों में भूमिका रखिए और उसके बाद मेन बॉडी रखिए और फिर निष्कर्ष भी लगभग 100 शब्दों में रखिए। ठीक है, 800 शब्दों में लगभग हमको जो है मेन बॉडी लिखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारा जो है निजी जीवन पर आधारित भूमिका कैसे लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं यूपीएससी में कुछ सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में 2000 में सवाल पूछा गया था। सवाल था क्या, आज की भारतीय संस्कृति मिथक अथवा वास्तविकता। जो आज की ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये मिथक है या वास्तविकता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इंडियन कल्चर टुडे अ मिथ और अ रियलिटी, लिख लीजिए। जैसे जैसे लिखा गया है लिखते जाइएगा। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन अगर करना हो, देखना हो कि कैसे फॉर्मेटिंग की गई है, तो वो आसानी रहे। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं लिखवा क्यों रहा हूँ। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी स्पीड बन जाए लिखने की, हैबिट बन जाए लिखने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख के चले गए और फिर आपको याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप वीडियो देखिए और साथ साथ लिखते भी जाइए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, आपने ये डाल लिया, निबंध लिख लिया। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। मिथक क्या है? मिथक है प्रचलित धारणा जो सत्य सिद्ध ना हो सके, वही मिथक है। जैसे कोई धार्मिक विश्वास है, ऐसा कोई धार्मिक विश्वास जो आप जानते हो, जो प्रचलित धारणा तो है लेकिन उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे चप्पल उल्टी हो गई तो क्या होता है, पाप लगेगा, ऐसा लोग मानते हैं। प्रचलित धारणा तो है लेकिन वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। ठीक, तो हम देखेंगे आज की भारतीय संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? आज की भारतीय संस्कृति के बारे में। आज की हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है वो देखेंगे। ठीक है, मिथक है या नहीं इससे पता चल जाएगा। आज की भारतीय संस्कृति हमारी कैसी है? पश्चिमीकरण का अति प्रभाव दिखता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार पश्चिमीकरण के प्रभाव से जो है भारतीय संस्कृति जो है नष्ट हो रही है। हमने बताया था ना पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो नहीं देखा लगता है आप लोगों ने, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, पिछला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि सभ्यता की संस्कृति से प्रगति का ह्रास होता है, हमने इसी पे बात की थी। और उसी पे जो है हम निबंध भी आज लिख रहे थे, है ना, किस तरह भूमिका लिखते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि जिस तरह सभ्यताएं बदलती हैं संस्कृति का कैसा ह्रास होता है। तो जो आज की भारतीय संस्कृति है वो मिथक है या नहीं है, या वास्तविकता है, वही देखना है। तो पश्चिमीकरण का अति प्रभाव दिखता है आज की भारतीय संस्कृति में। ठीक है, उस पर निबंध लिख सकते हैं कि हमारी जो है आज की संस्कृति में पश्चिमीकरण का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारा जो है त्यौहार, फेस्टिवल, वो सारी चीज़ें, हाँ, ड्रेसिंग सेंस, वेशभूषा, खान पान, ये सारी चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? दिखाई देती हैं पश्चिमीकरण की। साथ साथ हम निबंध में और क्या लिख सकते हैं? हम निबंध में लिख सकते हैं कोई विशिष्ट स्थानीय संस्कृतियाँ हैं। विशिष्ट स्थानीय संस्कृतियाँ जैसे वैविध्य की संस्कृतियाँ। ठीक है,
आज की भारतीय संस्कृति कैसी है? पश्चिमीकरण का अति प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन विशिष्ट स्थानीय संस्कृतियां भी हैं भारतीय संस्कृतियां, जैसे जिसमें वैविध्य की संस्कृति है। अब जो है बिहार में जैसे छठ पूजा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा होती है, वैसे अब बाकी स्टेट में भी जो है, जो शादी विवाह करके वहाँ गए हैं या जो है वहाँ के लोग वहाँ बस गए हैं, तो वहाँ भी वो लोग छठ पूजा मनाते हैं। जैसे डांडिया नृत्य अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। ठीक है, दशहरे के दिन जो होता है गरबा जो होता है वो पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। गणेश उत्सव पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से शुरू होते हुए पूरे भारत में मनाया जाता है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, जो हमारी स्थानीय संस्कृतियां हैं, विशिष्ट स्थानीय संस्कृतियां, वो वैविध्य की संस्कृति है। बहुत सारी संस्कृतियों का समेकन है। ठीक है, बहुत सारी संस्कृतियां जब एक साथ जुड़ती हैं तो वैविध्यता दिखाई देती है। ठीक है, अब हर कोई हर संस्कृति को मानने लगा है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में त्यौहार फेस्टिवल मनाया जाएगा, जो कल्चर रहेगा वही कल्चर जो है दूसरे राज्यों में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। साउथ में जो कल्चर देखने को मिलेगा वही नॉर्थ इंडिया में, लगभग थोड़ा बहुत कल्चर जो है एक दूसरे से सिमिलरिटी रहेगी। इसके साथ साथ वैविध्य भी आप देखते हैं, अलग अलग सबके कल्चर भी हैं। ठीक है, तो हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कल्चर में, संस्कृति में। तो आज की भारतीय संस्कृति ऐसी है। साथ साथ हम अब संस्कृति की बात करते हैं। अब संस्कृति क्या होती है इस बारे में जान लेते हैं। अब संस्कृति वो होती है जिसमें संस्कृति से आगे निकलकर जो है आधुनिकता की ओर, जैसे स्त्रियां अपना अधिकार मांगने लगी हैं, ऐसा पुरानी पीढ़ी के लोग सोचने लगे हैं। पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं वो ऐसा सोचने लगे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो आजकल अपना अधिकार मांगने लगी हैं। ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं। तो क्या है, आज की भारतीय संस्कृति आप देखे होंगे, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हो रही हैं और ये अच्छी बात भी है। महिलाएं जो हमेशा से जो है बहुत निचले तबके की रही हैं, उनके साथ दोहरा व्यवहार होता था। आज जब वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि महिलाएं आगे क्यों बढ़ रही हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप संस्कृति उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि भारतीय संस्कृति आज की मिथक है या वास्तविकता है। ठीक है, दलितों के बारे में लिख सकते हैं कि अधिकारों की मांग शुरू हुई। ठीक है, दलित अधिकारों की मांग करने लगे। ठीक है, संयुक्त परिवार का टूटना भी एक तरह से, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था किस प्रकार संस्कृति का ह्रास होता है। ठीक है, उस पर लिख सकते हैं। वेशभूषा में पश्चिमीकरण आपको दिखाई ही देता है, अधिकतर जो है वेशभूषा पश्चिमीकरण के रूप में दिखाई देता है। तो भारतीय जो आज की भारतीय संस्कृति है, आप अच्छा कमेंट करके बताइए, आजकल की संस्कृति अच्छी है कि पुरानी संस्कृति अच्छी थी। निबंध में आप जब लिखेंगे तो निबंध में बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस में कि पुरानी संस्कृतियां जो रूढ़िवादिता या जो है महिला अधिकारों, बच्चों के अधिकारों की बात नहीं करती थी, आजकल की संस्कृति में शामिल हो गया है। और साथ साथ जो है लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, विविधीकरण दिख रहा है, डाइवर्सिटी दिख रही है, लोगों का जो है आपस में मेल जोल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है लोग एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं। जैसे संयुक्त परिवार का टूटना, संयुक्त परिवार के टूटने में आप लिख सकते हैं कि संस्कृतियों के अलग हो जाने से संयुक्त परिवार अलग अलग बिखर रहा है। आज की संस्कृति ऐसी हो गई है कि जैसे बच्चे हैं, क्या है, माँ बाप के पैर छूना पसंद नहीं, बड़ों के पैर छूना नहीं पसंद करते। तो क्या होता है, ये आधुनिक संस्कृति अगर लोग अपनाएंगे आज की संस्कृति, तो क्या होगा, संयुक्त परिवार नहीं रहेगा, मनमुटाव रहेगा। बड़े लोग यही मानने लगेंगे कि बच्चे हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में आने वाले समय में तालमेल बिठाना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। ये आप देख ही रहे होंगे, जिस तरह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपसे लगभग 4-5 साल पहले या 10 साल पहले कितनी रेस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे का सम्मान होता था। शहरों में भी वो कम दिखने लगा है।
आजकल लोग फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह में डीपी लगा देते हैं हैप्पी मदर्स डे फादर्स डे, उसके बाद साल भर माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? तो इस तरह की चीज़ें आप जो है निबंध में भूमिका में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे इस निबंध की बात। ठीक है, हमारा निबंध था कि आज की भारतीय संस्कृति मिथक है अथवा वास्तविकता है। मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखते भी जाइएगा, ये सारा लिख लीजिएगा। दूसरा निबंध इसी पे हम लोग देख सकते हैं। दूसरा निबंध क्या देख सकते हैं, 2018 में आया हुआ है दूसरा निबंध। लिखिए, जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। वह दोनों से हाथ धो बैठता है। कॉमा जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। इंग्लिश भी लिखते जाइए, इसलिए मैंने सबकी इंग्लिश भी लिख दी है। अ पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेज अबव इट्स प्रिंसिपल लॉसेस बोथ। यानी जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। वह दोनों से हाथ धो बैठता है। लिख लिए? अब चलिए समझते हैं इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग इंग्लैंड का समाज देखते हैं। इंग्लैंड के समाज में हमको क्या दिखाई देती है? इंग्लैंड के हमें समाज में समानता दिखाई देती है, लोकतंत्र दिखाई देता है। ठीक है, और अमेरिका के समाज में उसी के फंडामेंटल राइट्स दिखाई देते हैं और ह्यूमन राइट्स दिखाई देते हैं। यहाँ समानता की बात, लोकतंत्र की बात, यहाँ फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है। ठीक है, तो समाज अपने सिद्धांतों, निबंध क्या कहता है कि जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है। अब जैसे विशेषाधिकार क्या हो सकते हैं मनुष्य को? विशेषाधिकार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने प्रिंसिपल पर नहीं चलेंगे और सिर्फ विशेषाधिकारों की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए भारत की ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत में लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, हमको ये मिलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, हमारे ये अधिकार है। लेकिन साथ साथ आप संविधान में आर्टिकल 51A उसे भी तो पढ़े होंगे। उसमें जो है क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अनुच्छेद 51 का काम है, उसमें सारे मौलिक कर्तव्य ये हैं कि जो राष्ट्र के अगर आप नागरिक हैं तो आपके ये मौलिक कर्तव्य बनते हैं, आप उसको भी करिए। जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, अपने धरोहरों को जो है धरोहरों की रक्षा करना, वैज्ञानिक चिंतन दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों में, उनकी बात तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो ना मौलिक अधिकार हमको मिलेंगे और ना ही हम मौलिक कर्तव्यों को पूरा कर पाएंगे। इससे क्या होगा, समाज बिखर जाएगा। आपने श्रीलंका अभी हाल ही में वो उदाहरण देखा ही श्रीलंका का। श्रीलंका में लोग जो है किस तरह जो है तरस गए खाने पीने की चीज़ों को लेके। तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ अपने अधिकारों की बात की, लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं की कि उनके भी क्या कर्तव्य हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अब समाज के भीतर समाज जब बनता है, समाज के भीतर समाज, जिसमें पुरुष समाज ने सिद्धांत तो बनाए लेकिन स्त्रियों को सिद्धांतों के विशेषाधिकारों से वंचित रखा। जैसे समाज के भीतर आप समाज देखते हैं, समाज के भीतर समाज में क्या, पुरुष समाज ने कुछ सिद्धांत तो बना लिए, लेकिन जब स्त्रियों के सिद्धांतों के अधिकारों की बात आई तो उनको जो है उससे अलग रखा।
जैसे क्या होता है कि पुरुष कहता है मैं बाहर काम करता हूँ, तुम्हें बाहर काम करने की आवश्यकता नहीं है। भाई, स्त्रियों के भी तो अधिकार हैं कि वो बाहर काम करें। पुरुष कहता है कि तुम घर के काम संभालो, तो भाई पुरुषों का भी तो ये अधिकार है। पुरुष कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई स्त्री सिर्फ घर संभाल सकती है, बाहर नहीं संभाल सकती है? स्त्रियों के भी विशेषाधिकार है, ठीक है। जैसे कोई घर में निर्णय लेना हुआ किसी बड़े मुद्दे पे, तो उसमें स्त्रियों को कहाँ शामिल किया जाता है? बहुत रेयर केसेस में शामिल किया जाता है। उनमें सिर्फ उनकी राय पूछ ली जाती है, लेकिन उनकी राय मानी नहीं जाती। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो क्या हुआ, पुरुष ने सिद्धांत तो बना लिए कि ये होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को उन सिद्धांतों से जो है वंचित रख दिया। जैसे सवर्ण और अवर्ण के बीच जो है, समाज के भीतर समाज क्या बना है, सवर्ण और अवर्ण के बीच आप देख लीजिए किस तरह के विशेषाधिकार हैं और किस तरह जो है दोहरा आपको वो चरित्र देखने को मिलता है समाज में। श्वेत और अश्वेत के बीच में, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते हैं, हम विदेश की बात भी करते हैं, जिसमें जो है दूसरे देश भी शामिल हैं। हम जब निबंध लिखेंगे भूमिका में, तो सिर्फ भारत के बारे में नहीं लिखेंगे, दूसरे कंट्रीज के बारे में भी लिखेंगे कि किस प्रकार वहाँ, जैसे श्वेत और अश्वेत अमेरिका में देखते हैं, हमेशा से ऐसा होता आया है। श्वेत और अश्वेत के बीच में किस तरह का जो है द्वंद्व रहता है हमेशा से। इस्लाम और गैर इस्लाम के बीच में आप देख लीजिए किसी भी कंट्रीज में। जब आप इन सब चीज़ों का चिंतन करेंगे तो निबंध अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये लिख लिए आप लोग, श्वेत अश्वेत, इस्लाम और गैर इस्लाम में किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। भूमिका में आप लोगों को बस इसी तरह जो है फॉर्मेटिंग करके 100 से 150 शब्दों में लिखना है। इस्लाम और गैर इस्लाम के बारे में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि समाज में किस प्रकार जो है, आप देख लीजिए, चाहे जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे और इस्लामिस्ट कंट्री हैं, वहाँ पे गैर इस्लामिस्ट के साथ कैसा व्यवहार होता है। अपने भारत में वे तो विविधता देखने को मिलती है, यहाँ कई सारी जो है धर्म है, लेकिन जहाँ सिर्फ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम बाहुल्य हैं और नॉन मुस्लिम कम है, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, इज़राइल हो, मिस्र हो, सूडान हो, और इधर जो है पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ये सारी कंट्रीज़ कैसा व्यवहार करती है गैर इस्लामिस्ट के साथ, आप देखे ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम निबंध में लिखेंगे, हमारे सोचने का डायमेंशंस अच्छा रहेगा, तो हम निबंध को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। आपने ये पूरा निबंध लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जो मैं पूछता हूँ कभी कभी बता भी दिया करिए, जिससे मुझे आइडिया रहे कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में भी लिखाया जाएगा, तैयार रहिएगा कॉपी पेन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।